control in experimental design is not fallible, which means it's not perfect. Experimental design does not happen on its own. It doesn't become a perfect example of an experiment, and there are many pitfalls. That's why we discuss how can we ensure that all the experimental control methods are used. And when we report, often what is questioned is, could the change in dependent variable be due to some lapse in the experimental control? कोई कोताही experimental control में, कोई चीज़ नज़रअंदाज, कोई फैक्टर नज़रअंदाज, कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, कंडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में कोई चीज़ नज़रअंदाज, तो उसको देखते हुए फिर ही हम रिजल्ट्स को किसी तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं. तो ये जो पिटफॉल्स क्या क्या हो सकते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट्स में खुद रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किए हैं, ये नहीं है कि कोई बाहर से उन्हें इसके ऊपर एहसास दिलाता है, बिकॉज साइंस इज़ इवॉल्विंग and experimental psychology is developing more and more methods of making their experiments more scientific and applicable internally and externally to verify a theory and to make their findings respected and authentic. ये जो pitfalls हैं ये identify कर रहे हैं हम experimental psychologists साथ साथ as we go along. तो कैसे कंट्रोल होते हैं ये पिटफॉल? हम एक्सटेन्युअस वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हैं, सिस्टमेटिकली मैनिपुलेट करते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सटेन्युअस वेरिएबल कंट्रोल ग्रुप के ज़रिए, और हम स्टैटिस्टिकल कंट्रोल यूज़ करते हैं. सो एनालिसिस करते हुए भी जब स्टैटिस्टिकल कंट्रोल यूज़ करते हैं तो कोई ऐसी वेरिएबिलिटी हो रही हो जो कि आपके इंडिपेंडेंट की वजह से ना हो डिपेंडेंट पे, तो एक फ़ायदा ये होता है क्वांटिफाइड स्कोर्स का कि आप स्टैटिस्टिकल कंट्रोल भी मेंटेन कर सकते हैं और उसके ज़रिए भी अपनी वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं. सो ये जो कॉजल इन्फ्रेंस की बात हम पहले भी कर चुके थे. अब जो एक्सटेन्युअस वेरिएबल्स है ये क्या क्या हो सकते हैं, हमने वेरिएबल टाइप्स में इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी. ये वो एस्पेक्ट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के जो कि पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर को अफेक्ट कर सकते हैं, असरअंदाज हो सकते हैं. The environmental variables could be noise, temperature, lightning, or then the conditions in which experiment is carried out. The extraneous variables that are not part of the independent variable, that are not that you are studying, या उनका इफेक्ट आप नहीं देख रहे, वो देखना चाह रहे, वो आपके रिसर्च के इंटरेस्ट और फोकस का हिस्सा नहीं है, तो वो पार्टिसिपेंट या पर्सन वेरिएबल भी हो सकता है. जैसे हमने डिस्कस किया कि ग्रुप के अंदर जो लोग आते हैं वो इंसान है, वो पर्सन है, वो खुद भी मुख्तलिफ हो सकते हैं. अब हम तो इज्यूम कर रहे हैं हमने ये किया सब पे एक जैसा असर होगा, सब पे एक जैसा नहीं हो रहा क्योंकि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. तो ये भी एक ऐसा वेरिएबल है जिसको पिटफॉल कहा जाता है, और इसको कंट्रोल करने के तरीके हम पीछे डिस्कस कर रहे थे. ग्रुप्स को मैच किया जाता है, एक ही तरह के लोगों को इक्वल लेकर आधे इसमें आधे उसमें डाले जाते हैं. ऑल्दो दैट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट दैट्स वन वे ऑफ कंट्रोलिंग. और बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं जब आपने एग्जैक्टली मैच करने हो, आईक्यू के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से, हाइट के हिसाब से. तो फिर बहुत से पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको आपको उस मैच में नहीं फिट हो रहे होते, तो बहुत बड़ा आपको एक पूल ऑफ पार्टिसिपेंट्स लेना पड़ता है. तो ये कुछ प्रॉब्लम है मैचिंग का, लेकिन पर्सन वेरिएबल्स को दूर करने का एक इस तरह का तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है. फिर इन्वेस्टिगेटर या एक्सपेरिमेंट का अपना भी, एक्सपेरिमेंटर जो है उसका अपना भी असर होता है. कोई इंसान आपको लैब में टेस्ट कर रहा है तो वो कैसा है, वो आपको कैसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसका लहजा कैसा है, इवन उसका जेंडर या उसकी रेस क्या है, वो भी असरअंदाज हो सकती है. जबकि ये तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ही नहीं. कम से कम जिस स्टडी में ये नहीं है. ऐसी स्टडीज़ भी हुई हैं जिसमें ये साबित करने की कोशिश की गई है कि एक्सपेरिमेंटर का इफ़ेक्ट होता है, तो वो उसको स्टडी करने के लिए थी. लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स हम किसी ख़ास पर्पस के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें मैं या आप या कोई और एक्सपेरिमेंटर है
तो क्या हम तीनों जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, क्या उससे भी पार्टिसिपेंट पे कोई असर पड़ेगा? और एक डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स में काफ़ी नज़र आई हैं, क्योंकि लैब के एक्सपेरिमेंट्स कैप्चर करने की कोशिश करते हैं बिहेवियर को जैसा कि वो एक्चुअली है और जैसा कि वो इन्फ्लुएंस हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। अब लेबॉर्ट्री की जो सेटिंग्स हैं या जो नॉलेज है आपको कि ये एक्सपेरिमेंटर क्या करना चाह रहा है, इनका पर्पस क्या है, उससे ही कई दफ़ा बिहेवियर चेंज हो जाता है सब्जेक्ट का। और स्पॉन्टेनियसली वो कुछ गेस करते हैं या अज्यूम करते हैं कि इसमें इस तरह से करने की तवक्को है मेरे से, तो वो उसी तरह करते हैं। इसकी एक मशहूर एग्जांपल द हॉथॉर्न इफेक्ट है। ये एक फैक्ट्री थी, एक प्लांट था, जिस पे उन्होंने देखा कि कंपनी ने उनकी कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए, मोरल इम्प्रूव करने के लिए या उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए, कभी लाइट, कभी रेस्ट, कभी कुछ। वो कोई भी तरीका इस्तेमाल करते थे, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव ही आती थी। तो उनको ये अंदाज़ा हुआ कि इनको ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उन पे ये एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे हैं कि हम उनकी प्रोडक्टिविटी टेस्ट करें, तो वो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करके दिखा देते थे। जैसे आपको किसी को तवक्को, आपको पता हो कि मुझसे ये तवक्को कर रहे हैं कि मैं इतना अच्छा काम करूँगा, तो आप उस तवक्को पे पूरे उतरने की कोशिश करते हैं। तो ये एक डिमांड कैरेक्टरिस्टिक है और इसका ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो है ये हॉथॉर्न इफेक्ट कहलाती है। ये क्रिटिसाइज भी हुई है, कहते हैं कि वीक एविडेंस थी, क्योंकि 1960s 70s की रिसर्च है। बहरहाल ये बताना ज़रूरी था। रीसेंट एविडेंस में उन्होंने ये किया कि जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है वो कंप्यूटर पे के ऊपर फिल्टर्स लगाए और एक ग्रुप के लिए नहीं लगाए। अब दोनों ग्रुप में डिफरेंस आया तो बड़ा अच्छा कि ठीक है, जो फिल्टर लगाने से ज़्यादा कंफर्ट है और फिल्टर नहीं लगाने से नहीं है। लेकिन जब दूसरा फेस किया तो दोनों ग्रुप में जो फ़र्क था वो बहुत ही कम हो गया और कोई कंट्रोल ग्रुप को में जो इनिशियली ऑब्जर्व हुआ था कोई ख़ास चेंजेस भी नहीं आई। इसका मतलब ये है कि ये वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फ़िल्टर लगा के हमसे पूछ रहे हैं कंफर्ट को, तो गालबन ये देखना चाह रहे होंगे कि फ़िल्टर लगाने से कितनी कंफर्ट होती है कंप्यूटर यूज़ करने में। तो ये एक इफ़ेक्ट जो है वो खुद ब खुद इस डिमांड कैरेक्टरिस्टिक की वजह से लोगों की रिपोर्ट में या उनके बिहेवियर में आ जाता है। एक्सपेरिमेंटर के इफ़ेक्ट्स आप देख कैसे रहे हैं, हो सकता है आप नॉन वर्बल क्यूज़ दे रहे हो, कह रहे हो, या अगर उसने गलत किया हो तो आप उसको देख रहे हो कि ये तो इसने एरर कर दी है। तो ये फ्राउन्स एंड नॉड्स जो है ये भी करती हैं। एक्सपेरिमेंटर के जेंडर, रेस और एथनिसिटी भी इफ़ेक्ट करती है। तो वो रिज़ल्ट को क्योंकि बायस कर सकती है, आ, वो ख़ास सिचुएशन में करती है। अगर वो कोई सोशल बायस रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसमें वो स्किन कलर है या परफॉर्मेंस रेटिंग्स हैं, तो एक्सपेरिमेंटर अगर एक ख़ास स्किन कलर का है, ख़ास नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट ये होता है जिसमें ना एक्सपेरिमेंटर को पता होता है ना सब्जेक्ट को कि वो क्या करना चाह रहे हैं, और ये मेडिकल में काफ़ी यूज़ होता है। उन्होंने ऐसे किया कि सब्जेक्ट्स को भी नहीं पता था और एक्सपेरिमेंटर को भी नहीं कि दोनों कंटेनर्स में से किस में पोल्यूटेड एयर है और किस में क्लीन एयर है। और उनका जो डिपेंडेंट बिहेवियर था वो ये था कि पुअर परफॉर्मेंस होगी पोल्यूटेड से। तो एक्सपेरिमेंटर की कोई एक्सपेक्टेशन असरअंदाज नहीं हो रही थी, तो उन्होंने ये नतीजा निकाला कि सब्जेक्ट को भी नहीं पता था और एक्सपेरिमेंटर को भी नहीं पता था, डबल ब्लाइंड था। तो इसलिए अगर उनकी पुअर परफॉर्मेंस आ रही है पोल्यूटेड एयर को ब्रीथ करके, तो वो उसी पोल्यूटेड एयर की वजह से होगी, किसी और एक्सट्रेनुअस इनसाइड एक्सपेरिमेंट, सब्जेक्ट, एक्सपेरिमेंटर या डिमांड कैरेक्टरिस्टिक की वजह से नहीं होगी।